किया था। चलो एक सवाल देता हूं। लिखिए क्वेश्चन। लिखो। राज्य के नागरिकों एवं कर्मचारियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी है। सुनना ऑप्शन। ए राजकाज, बी ई संचार, सी ई मित्र प्लस और अंत में डी एसएसओ। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ई संचार। ये प्री के लेवल का सवाल है, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका ई संचार। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन, ठीक है। आप बताओ राजकाज किस लिए काम आता है? कर्मचारियों की सेवा संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो होते हैं राजकाज। आप बताओ इलेक्ट्रिक साइन या डिजिटल साइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है? ई साइन। आप बताइए राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? बताओ। जोधपुर, जयपुर और जोधपुर। आप बताइए राजीव गांधी फिनटेक संस्थान कहां पर है? जयपुर और जोधपुर। बताओ आप, देख के बता दो। जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। आप बताइए फिनटेक का मतलब क्या था? फिनटेक नहीं पता? आप बताओ, आप बताइए। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो आप बताओ राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। इधर देखो आप, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? आप बताओ। सर्विस रिसर्च। बताओ आप बताओ स्थापना कब हुई? 59, 68, 1959 गलत है। 15 अगस्त 1969। आप बताओ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? होमी जाकिर बाबा। आप बताओ, नहीं पता?
नहीं पता। पीछे कॉर्नर में, नहीं पता। मैंने सवाल ये तो पूछे नहीं, दूसरा सवाल था मेरा। चलो आप बताओ कि इसरो ने पहला उपग्रह जो लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट, 1974 में लॉन्च किया था। ठीक है, कॉर्नर में बताओ NHAI की स्थापना कब हुई? नहीं पता। आप बताओ। 1995। आप बताओ BRO की स्थापना कब हुई? 1920। पढ़ते हो नहीं तुम लोग। देखो प्रत्येक क्लास के अंदर क्या होता है, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो ना अपने आप को यूँ समझते हैं कि हमको सब कुछ आता है ना, जबकि अगर उनको उनका असलियत रूप दिखाया जाए ना तो उनको पता चलेगा कि उनको कुछ भी नहीं आता है। जिसको बहुत कुछ आता है ना, वो अपने आप चुप बैठे रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता क्लास के अंदर क्या है क्या नहीं है। उनको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा उनको किसी और दूसरी चीज़ से पंचायती है ही नहीं। लेकिन जो दूसरे होते हैं ना, जो अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं, है ना, उनको कुछ भी नहीं आता। जब उनसे पूछा जाएगा ना तो उनको पता चलेगा कि हम लोग कितने पानी के अंदर हैं। आपकी क्लास के अंदर जिसको वास्तव में नॉलेज है ना, वो बच्चे वास्तव में चुप रहते हैं, एकदम चुप रहते हैं, और पता ही नहीं चलता वो क्लास के अंदर है कि नहीं है। लेकिन जो अधजल गगरी छिलकर जाए, बात सुनिए, आधा ज्ञान अधूरा, ऐसे विद्यार्थी है ना वो बहुत ज्यादा उछलते हैं, है ना, इनको आता कुछ नहीं है। पंचायती करने का बोले हैं तो सबसे पहले अब ये बात है ना, सब लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। डायरेक्टली बोलने की मेरी आदत नहीं है, इनडायरेक्टली मैं सबको समझा देता हूँ कि किसके बारे में बात हो रही है। तो अपन है ना अभी तो निकले हैं अंडे से, अभी तक तो अपन कंपटीशन फील्ड में आए हैं, अभी तक अपन का कुछ हुआ ही नहीं है। अपन अगर नौकरी लगेंगे तब अपना एटीट्यूड पता नहीं क्या ही होगा, है ना। और वो लोग लगते भी नहीं है जो अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं। ठीक है, जो डाउन टू अर्थ रहता है ना वो हमेशा जीवन में सक्सेस होता है। डाउन टू अर्थ का मतलब है बिना घमंड के, बिना पंचायती के। अगर तुम RS बन जाओगे फिर ऐसी पंचायतें करोगे तो तुम बन के भी सक्सेस नहीं हो। जो बच्चे वास्तव में नॉलेज रखते हैं इस क्लास के अंदर, उनको बकायदा बहुत अच्छा नॉलेज है। ऐसे कई बच्चे एक बार में पहचान में आ जाते हैं, और वो बच्चे चुपचाप रहते हैं, अपना काम से काम किया, किसी का ना तो ऊदो का लेना न माधो का देना। लेकिन कुछ बच्चे हैं ना जो, वो कभी खाइए वो पॉपकॉर्न को आप डालते हो ना कुकर के अंदर तो वो किस तरह से सीटी मारते हैं, लेकिन वेट में क्या होता है, हल्के। तो उसी तरह से होता है। ठीक है, तो अपन को है ना अपन के भविष्य पर फोकस करना है कि अपन को किस तरह से करना है, क्या चीज़ें हो रही है उसमें से अपन को कुछ भी पता नहीं है ना, तो अपन घर पर जाके पढ़ते हैं। नहीं पढ़ोगे तो भविष्य खतरे में है। ठीक है, पढ़ना शुरू करो। चलो आगे की तरफ बात करता हूँ। अब देखो आज इस टॉपिक का अंत हो जाएगा, जो आपका सेवा क्षेत्र है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ बातें लास्ट में जाके बता रहा हूँ। इसमें पहली बात है वो है आपके बजट की, बजट 2024-25। सुनना, इस बजट के अंदर कुछ बातों की घोषणा की गई। मैं आपको ये बजट आर्थिक समीक्षा के साथ ही बता रहा हूँ ताकि याद करने में और आसानी रहेगी, क्योंकि अगर आपको ऐसा सवाल पूछ ले कि राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयास, तो आप लोग इन शब्दों को लिख पाओगे। सुनो, अपन के राजस्थान में पर्यटन को लेकर या अन्य क्षेत्रों को लेकर कौन कौन सी घोषणाएं की गई है, सुनना। देखो पहली घोषणा क्या की गई है, एक तो मैंने आपको महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट करवाया था ना, कितना करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, 100 करोड़। अब एक मंदिर है राजस्थान में, इस मंदिर का नाम है खाटू श्याम जी का मंदिर। क्या नाम है, खाटू श्याम जी। कहां पर है, सीकर में। इस बार बजट में बोला कि हम खाटू श्याम जी मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए देंगे। कितना देंगे, 100 करोड़। आपको पता होगा राजस्थान में सबसे बड़ा लक्खी मेला बढ़ता है। लक्खी मेला समझते हो क्या होता है, लक्खी मेला जहां पर लाख की जनसंख्या आती है, लाख श्रद्धालु आते हैं, उसको अपन बोलते हैं लक्खी मेला। ठीक है, 100 करोड़ रुपए देंगे खाटू श्याम जी को, और साथ में इस मंदिर को एक तो अयोध्या की तर्ज पर और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। किसकी तर्ज पर,
अयोध्या और काशी विश्वनाथ। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काशी विश्वनाथ, हाँ वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन दोनों चीज अलग अलग है। तो उसकी तर्ज पर इस खाटू श्याम जी के मंदिर को अपन क्या करेंगे? विकसित करेंगे। बात समझ में आ गई? ये किस पर्यटन में, इस बजट में घोषणा की पर्यटन को लेकर। दूसरी घोषणा क्या की? दूसरी घोषणा की कि मैंने एक आपको बताया था जयपुर परकोटा, जिसको यूनेस्को में शामिल किया था ना। कौन से साल में किया था? 2013 में। आप बताओ? 2010 में। आप बताओ? 2019। बहुत बढ़िया। कब किया था? 2019 में। लेटेस्ट कौन सा हुआ? 2019 में जयपुर पर कोटा। तो एक प्लान लॉन्च किया, जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट प्लान। समझ में आया क्या लिखा है मैंने? जयपुर वर्ल्ड का मतलब होता है परकोटा। मैंने आपको बताया था गेट है, प्रमुख 7। उस गेट के अंदर वाला जो हिस्सा है वो है जयपुर शहर पुराना वाला, और गेट के बाहर वाला हिस्सा है वो है नया वाला। तो जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज मतलब इसको विरासत के अंदर शामिल किया है। डेवलपमेंट प्लान, इसके लिए सरकार ने पुनः कितना पैसा दिया? 100 करोड़। कितना दिया? 100 करोड़। याद आई ये? 3 जगह 100 करोड़ ध्यान रखना है। एक तो मारना पड़ता पर्यटन सर्किट, दूसरा ध्यान रखना खाटू श्याम जी, और तीसरा ध्यान रखना जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट प्लान। आप बताओ पर्यटन विकास कोष की राशि कितनी है? आप बताइए। पर्यटन विकास कोष की राशि 100 करोड़, 1500 करोड़ कर दी। पहले 500 करोड़ थी, फिर 1000 करोड़ की, अब कितना की? 1500 करोड़। ठीक है, ये 1500 करोड़ उसमें ध्यान रखना। ठीक है, आप बताओ पीएम सूर्यघर बिजली योजना का बजट कितना था? 13,000 करोड़। बताओ किसी को लड़कों में पता हो तो? 75,000 करोड़। बहुत बढ़िया। कितना था? 75,000 करोड़। और अधिकतम अनुदान कितना था? अधिकतम अनुदान 78,000 करोड़। कितने किलोवाट से ज्यादा? 3 किलोवाट से ज्यादा। ये आंकड़ा है ना, इन आंकड़ों को थोड़ा दिमाग में सेट करना, बार बार रिवीजन करना। ये 100 करोड़ याद हो गया। चलो तीसरी बात और ध्यान रखना। तीसरी बात जो बता रहा हूं, ये तीसरी बात है माइस को लेकर। माइस, और माइस क्या है? एम का मतलब होता है मीटिंग, आई का मतलब है इंसेंटिव, सी का मतलब है कॉन्फ्रेंस, और ई का मतलब है एग्जीबिशन। इसका मतलब समझते हो? मीटिंग में, इंसेंटिव में, कॉन्फ्रेंस में, एग्जीबिशन में। ये सब क्या होता है? देखो राजस्थान में कोई मीटिंग हो जाए, कॉन्फ्रेंस हो जाए, ठीक है। आपको पता है G20 का नाम सुना है आप लोगों ने? G20 भारत में आयोजन हुई थी। कब हुई थी? 2023 में। कब हुई थी? 2023। ये देखो सुनो, एक बात बता रहा हूं आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण है करंट के हिसाब से। G20, ये G20 मतलब G का मतलब ग्रुप, पहले बताया था, ग्रुप ऑफ 20। इसकी हर साल कहीं ना कहीं मीटिंग होती है। 2023 के अंदर इसकी मीटिंग हुई थी, वह हुई थी इंडिया में। और इंडिया में जो जगह थी ना, वह थी न्यू दिल्ली। कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली। अब G20 में 20 बड़े बड़े देश है, मतलब 19 तो देश है, और एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन। तो वो यहाँ पे आए। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अलग अलग देशों के। तो अब वो बैठ कर कहाँ करेंगे? मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग क्या, आप उसको ऐसे रूम के अंदर बैठा के मीटिंग करवाओगे क्या? नहीं। उनके लिए अपन ने एक बहुत शानदार एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया। ये कॉन्फ्रेंस हॉल जो बनाया दिल्ली के अंदर, इसका नाम रखा भारत मंडपम। क्या नाम रखा था? भारत मंडपम। बात समझ में आ गई? भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में। ये कुछ नहीं, ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर G20 समारोह का आयोजन हुआ था। अब इस बार के बजट में क्या बोला कि राजस्थान के अंदर भी मीटिंग के लिए, इंसेंटिव के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, एग्जीबिशन के लिए हम जो भारत मंडपम है, जो कहां पर है? दिल्ली में, उसकी तर्ज पर अपन राजस्थान में एक और मंडपम बनाएंगे। और वह मंडपम कौन सा है? राजस्थान मंडपम। क्या है? राजस्थान मंडपम। और ये कहां पर बनाया जाएगा? जयपुर में। कहां पर बनाया जाएगा? जयपुर में।
बात समझ में आई क्या नहीं आई? 3 बातें क्लियर है। ये तीनों की घोषणा कहाँ हुई है? बजट में। कहां पर हुई है? बजट में। चौथे और क्या घोषणा की? चौथी और घोषणा की कि हम लोग राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के सांस्कृतिक पर्यटन है, संस्कृति, उसको बचाने के लिए हम लोग एक अथॉरिटी बनाएंगे, राजस्थान कल्चरल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। ये एक अथॉरिटी है, वह भी हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। बात समझ में आई? तो एक अथॉरिटी कल भी मैंने आपको बताई थी, याद है? जन आधार प्राधिकरण अथॉरिटी। अधिनियम कब का था? 2020 का। लागू कब किया गया था? नियम कब आए थे? 4 अगस्त 2021। राज्य स्तर पर इसका जो प्रशासनिक विभाग था वो कौन सा था? आयोजना विभाग। जिला स्तर पर कौन सा था? जिला कलेक्टर। और उपखंड स्तर पर कौन सा था? उपखंड अधिकारी। ठीक है, तो उस समय भी अपन ने एक प्राधिकरण की बात की थी, और यहां पर भी आपको ध्यान रखना, एक प्राधिकरण है राजस्थान कल्चरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये राजस्थान में जो सांस्कृतिक चीजें हैं उसका संरक्षण करेगी। ठीक है, इस बार पर्यटन के अंदर एक चीज और ज्यादा चर्चा में रही, उस जगह का नाम था खांबा फोर्ट। कौन सा फोर्ट? खांबा फोर्ट। अब बताओ खांबा फोर्ट किस जिले में? ये पर्यटन के अंदर इस बार सरकार ने बोला कि हम इस किले का विकास करेंगे और इस किले को हम लोग म्यूजियम की तरह डेवलप करेंगे। ये बजट के अंदर घोषणा की है। तो देखो प्री के अंदर सवाल आ जाएगा, खांबा फोर्ट किस जिले के अंदर स्थित है? आपको पता ही नहीं चलेगा कि खांबा फोर्ट, हमने किले पढ़े राजस्थान के सब, लेकिन ये खांबा फोर्ट तो पढ़ा नहीं। खांबा फोर्ट ध्यान रखना कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, तो ये सब बातें जो मैंने बताई है ना, ये सारी की सारी बातें किसके हिसाब से महत्वपूर्ण है? पर्यटन के हिसाब से। और इन सब की जो घोषणाएं हुई है, ये सारी की सारी घोषणाएं आपके किस बजट में की गई है? 2024-25 के। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको उसमें। देखो राजस्थान में पर्यटन के लिए ना हमने एयरपोर्ट को भी विकसित किए। एयरपोर्ट समझते हो? राजस्थान के अंदर अगर मैं आज के तारीख में बात करूं तो मेन एयरपोर्ट आपको 5 मिलेंगे। जोधपुर में मिलेगा, जयपुर में मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा, कोटा में मिलेगा, बीकानेर में मिलेगा। ठीक है, नहीं कोटा वाला चालू है, एयरपोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मुख्य एयरपोर्ट कितने? 5। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर हमने एक एयरपोर्ट और घोषणा की, उस एयरपोर्ट का नाम रखा हमने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। क्या नाम रखा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। आपको सीधा सवाल क्या पूछेगा? बजट 2024-25 में राजस्थान के किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई? जिला ध्यान रखना कौन सा है? कोटा। एक होता ग्रीनफील्ड और एक होता ब्राउनफील्ड। 2 होते हैं। ब्राउनफील्ड का मतलब होता है जो पहले से है उसको डेवलप करना, और एक ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि नए सिरे से कोई चीज शुरू करना। तो ये नए सिरे से एक एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, कहां पर बनेगा? कोटा में। ठीक है, आपको पता ये भी होगा कि लास्ट टाइम जब लोकसभा चुनाव थे तो लोकसभा चुनाव से पहले बाड़मेर के अंदर जो उत्तलाई हवाई अड्डा है, पता है ये एक सैनिक हवाई अड्डा है। सैनिक हवाई अड्डा मतलब ये हो गया कि यहां से सिर्फ सेना की उड़ान जा सकती है, उनके लड़ाकू विमान जा सकते हैं, कोई भी नागरिक चढ़ नहीं सकता, उतर नहीं सकता। लेकिन अब क्या किया, इस उत्तलाई सैन्य हवाई अड्डे को नागरिक हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया। ये लास्ट टाइम किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो मुझे बताओ, राजस्थान के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? राजस्थान के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने? अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो गया कि आप लोग भारत से बाहर जा सकते हो इस हवाई अड्डे से। एक ही है। कौन सा है? जयपुर। और जयपुर को इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया था 2005 में, और पहली उड़ान गई थी जयपुर से दुबई। ठीक है, ये हो गया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। एक चीज और इस बार पर्यटन के अंदर घोषित किया, और वह चीज की आपके फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर मतलब यहां पर पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान के 3 जगह पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, और ये 3 जगह कौन कौन सी है? एक तो है किशनगढ़। किशनगढ़ का है, एक है झालावाड़, एक है झालावाड़, और एक और है वह है हमीरगढ़। हमीरगढ़ है भीलवाड़ा में। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से
ये सारी की सारी घोषणाएं जो मैंने अभी तक आपको बताई है, ये सारी की सारी कहां पर हो रखी है? पर्यटन के अंदर। एक बार वापस रिविजन करो। देखो, खांबा फोर्ट कहाँ है? जैसलमेर, ठीक है। फिर दूसरी बात बताओ, खाटू श्याम जी कहाँ है? कितने पैसे का आवंटन किया? 100 करोड़। महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के लिए कितना किया? 100 करोड़, ठीक है। जयपुर वर्ल्ड डेवलपमेंट हेरिटेज को कंजर्वेशन करने के लिए कितना किया? 100 करोड़, ठीक है। फिर अगली बात आती है कि राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां बनेगा? कोटा में। फिर पूछेंगे अगर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कहां बनेगा? 3 जगह पर, किशनगढ़, हमीरगढ़ और झालावाड़। हमीरगढ़ कहां है? भीलवाड़ा में, ठीक है। फिर माइस का मतलब क्या है? माइस में एम का मतलब है मीटिंग, आई का मतलब है इंसेंटिव, सी का मतलब है कॉन्फ्रेंस और ई का मतलब है एग्जीबिशन। उसके तहत राजस्थान मंडपम की स्थापना कहाँ होगी? जयपुर में, ठीक है। और राजस्थान में सांस्कृतिक हेरिटेज को सुरक्षित रखने के लिए अपन एक प्राधिकरण का गठन करेंगे। ये सारी की सारी बातें कहां पर हुई है? बजट के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो, वैसे है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत सरकार है ना, इसकी कॉपी मार रहा है राजस्थान सरकार। जैसे भारत मंडपम था तो क्या लेकर आ गए? राजस्थान मंडपम। आप लोगों ने नीति आयोग का नाम सुना है? नीति आयोग, उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अब की बार क्या बोला कि भारत में नीति आयोग है, हम लोग रीति आयोग लेकर आएंगे। वहां पर एन का मतलब नेशनल है, यहां पर आर का मतलब राजस्थान है। एक बात और बताता हूं, भारत में आईआईटी है। आईआईटी सुना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कि भारत में आईआईटी है, हम लोग आरआईटी लेकर आएंगे, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बात समझ आ रही है? तो जो भारत में है उसकी कॉपी मारी जा रही है राजस्थान में, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की घोषणाएं करते हैं। अब जैसे नीति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो रीति का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। इस तरह से घोषणाएं की है। समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी घोषणाएं आपको ध्यान रखनी है। मेंस के अंदर पूछे, प्री के अंदर पूछे, आपको सीधी सीधी बातें लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिख लो कॉपी के अंदर, व्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ है, आप लोग बस इनको लिख लो। ऊपर हेडिंग डालिए, बजट 2024-25 में, बजट 2024-25 में, बजट 2024-25 में पर्यटन के क्षेत्र में की गई घोषणाएं। बजट 2024-25 में पर्यटन के क्षेत्र में की गई घोषणाएं। फॉसिल पार्क का मतलब समझते हो ना? फॉसिल पार्क मतलब जीवाश्म। जीवाश्म को अपन हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल, ठीक है। जीवाश्म का मतलब क्या हुआ? जो जीवों का अंश है। कई साल पहले अपन ने पढ़ा था कि धरती के अंदर दब गए तो वहां पर जीवों के अंश प्राप्त हुए, इसका नाम है फॉसिल पार्क, ठीक है। बनाओ इसको ऐसा कैसा। अगर डायग्राम से बनाना है तो डायग्राम से बनाओ, अगर आपको भाषा के रूप में लिखना है तो भाषा के रूप में लिख दो, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। देखो ये फंड, ये आप पहले लिख लो, मैं बाद में समझा दूंगा तो फिर हम समझ आओगे।
हो गया, ये पूरी बातें समझ में आ गई। एक ये RTSCF क्या है, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। इसका मतलब होता है कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए अपन एक फंड की घोषणा करेंगे। अब बस बजट के अंदर इतनी बात बोल रखी है कि फंड की घोषणा करेंगे, कितना पैसा होगा, कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन नहीं होगा, ये सब बात अभी तक बोली नहीं है। तो बस अभी तक इतना ही ध्यान रखना है कि RTICF फंड का गठन किया जाएगा, बस। बाकी महत्वपूर्ण कुछ नहीं था, इस वजह से मैंने वो बताया नहीं था। बाकी जो बातें है ना, इन सब बातों को ध्यान रखना। जैसे खांबा फोर्ट पूछा जा सकता है कहाँ पर है, जैसलमेर, ठीक है। अब 2 योजनाएं और बता रहा हूँ, लास्ट योजनाएं, उसके बाद जो ये सेवा क्षेत्र है उसका टॉपिक लगभग कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो सुनना, एक योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। कौन सी है? स्टैंड अप इंडिया योजना। देखो, एक थी स्टार्टअप इंडिया, है ना। स्टार्टअप के लिए मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान सरकार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। बहुत सारे प्रयास मतलब, जैसे अपन ने पहला बोला था कि एक अपन ने पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल का नाम था आई स्टार्ट पोर्टल, ठीक है। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अपन ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के इनोवेशन हब की स्थापना की थी। राजस्थान के 3 जिलों में इनोवेशन हब है, जयपुर, जोधपुर और कोटा, है ना। फिर अपन ने और आगे बात की थी, अपन ने आई स्टार्ट नेस्ट की शुरुआत की और राजस्थान के 4 जिलों में आई स्टार्ट नेस्ट है। तो ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रयास किए। अब उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए एक भारत सरकार की योजना है, इस योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया। अब चूंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर ये योजना दे रखी है, तो हो सकता है कि मेंस के अंदर पूछ ले या आपको पेपर में सवाल इस तरह से दे दे कि स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सुनो, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016। अब देखो, अपन सोचते हैं ना कि मेरा प्री का पेपर 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, ये मेंटालिटी है ना आप लोगों की कहीं ना कहीं। अब योजना कब शुरू हुई थी? आज कौन सा साल चल रहा है? 24। फिर भी योजना पढ़ रहे हो ना? कितने साल हो गए? 8 साल। और तुम लोग, मैं 8 साल में, तो अगर तुम लोगों ने पेपर दिए ना, तुम लोग 8 साल तक तो इंटरव्यू देकर सेलेक्ट हो जाओगे फाइनल। तो इस वजह से ना मेंटलिटी ये मत रखना कि मेरा 2 साल बाद है, पता नहीं करंट चेंज हो जाए। करंट आप लोग है ना LDC के लिए, अध्यापक भर्ती के लिए नहीं पढ़ रहे हो कि हो सकता है कि चेंज हो जाए। 2-2, 3-3 साल का नॉलेज होगा ना, तब जाकर आप लोग पेपर में कुछ लिख पाओगे। ये मेंटलिटी बनाना अपनी, क्योंकि ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो पहली बार में दिया पेपर लग गए। अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो लगेंगे। अब जैसे आप लोग 2-3 साल से तैयारी करके फिर पेपर दोगे तो संभावना है आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन मुंह उठा के पेपर दिया, लग गए, नहीं होता। RS में लिखने के लिए आप लोगों को ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान निरंतर अध्ययन से ही मिलेगा। 1 महीना 2 महीना पढ़ने से नहीं मिलेगा। अब जो आप लोगों को अब ज्ञान ले रहे हो ना, जैसे मैं स्टैंड अप इंडिया, ये 2016 से चल रही है। 2016 से जिसने RS दी है वो सब पढ़ रहे हैं स्टैंड अप इंडिया। तो धीरे धीरे चीजें याद करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। पुरानी चीजों को साथ लेकर चलो, नई चीजों को ऐड करते चलो, ऐसे चीजें बनेगी। अपन सोचे कि 1 साल के अंदर तैयारी कर ले, नहीं होता कभी भी। कहीं तो 1 साल के अंदर आपको सिलेबस समझने में टाइम लग जाता है। अब आपको एडमिशन लिए हुए लगभग 4-5 महीने हो गए। 5 महीने के अंदर मेरे हिसाब से तो आपको अभी तक सिलेबस भी पूरा समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया ना? 5 महीने और लग जाएंगे, साल पूरा निकल गया। अगले साल तो फिर ढंग से तैयारी करनी है, क्योंकि अगर 2025-26 में वैकेंसी आएगी वो तो आप सब लोग भरोगे। 26 में वैकेंसी आती तो सब लोग भर पाओगे ना? नहीं भर पाओगे 26 के बाद वाली। हाँ, तो 2-3 साल ही है, ज़्यादा थोड़ी है। 24 तो निकल गया, 25 और 26 और 2 साल ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस वजह से बोलते हैं कि अभी अभी चीज़ें साथ साथ पढ़ते चलो, ठीक। अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में भविष्य में दिक्कत होगी। अब स्टैंड अप इंडिया है ना, ये कब शुरुआत हुई थी? 2016। इसके अंदर क्या होता है स्टैंड अप इंडिया में? ये एक तो SC के लिए, एक ST के लिए और एक महिलाओं के लिए। किसके लिए? SC, ST और महिलाएं। SC और ST के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपन ने एक योजना और पढ़ी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदिवासी दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना, पढ़ी थी ना।
ये भी SC/ST के लिए। अब इसके अंदर है ना आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा। 10 लाख से 1 करोड़ तक का आपको लोन मिलेगा। ये आंकड़े ध्यान रखना, 10 लाख से 1 करोड़। और ये जो लोन मिलेगा ना, ये कितने वर्षों के लिए मिलेगा? 7 वर्षों के लिए मिलेगा। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोली है कि ये जो लोन होगा वह गैर कृषि क्षेत्रों में, गैर कृषि क्षेत्रों में हरित उद्यम को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। गैर कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जो कृषि से संबंधित नहीं है, उन क्षेत्रों में ये लोन दिया जाएगा। जैसे कोई उद्योग करना है, कोई पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम करना है, तो उन क्षेत्रों में इस योजना के तहत लोन मिलेगा। वह कौन सी संस्था है जो गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है? वह कौन सी संस्था है जो गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है? बताओ लड़कियों में, लड़कों में? रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। वो भी कृषि में काम नहीं करती, वो भी गैर कृषि में काम करेगी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक स्टैंड अप इंडिया योजना ध्यान रखना, शुरुआत कब हुई? 2016। कितने से कितने तक का लोन मिलेगा? 10 लाख से 1 करोड़। कितने वर्षों तक दिया जाएगा? 7 वर्षों तक दिया जाएगा। और ये किन क्षेत्रों में मिलेगा? गैर कृषि क्षेत्रों में। और एक चीज और बतानी है, वह है DBT। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अपन के राजस्थान में एक DBT सलाहकार बोर्ड बनाया गया है। DBT सलाहकार बोर्ड। अगर आपको पूछे DBT सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर दे देना मुख्य सचिव। बात समझ में आ गई? तो ये DBT सलाहकार बोर्ड मतलब जितना भी बेनिफिट है वह सीधा का सीधा किसके खातों में? जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उसके खाते में ट्रांसफर किया जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? DBT। बात समझ में आ गई? ये 2 चीजें लास्ट थी। इसी के साथ आपका जो सेवा क्षेत्र का टॉपिक है वह पूरा कंप्लीट होता है। समझ में आ गया पूरा? शुरुआत से अपन ने लेकर चले। सबसे पहले अपन ने सड़कें बात की, सड़कों के बाद अपन ने रेल के बारे में बात की थी, सड़कों के प्रकार बात किए थे, NHAI के बारे में बात किया, BRO के बारे में बात किया, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग SH, NH, DH, इनके पत्थरों के बारे में बात की थी कि कौन कौन से कलर के पत्थर होते हैं। ठीक है, उसके बाद और आगे गए तो ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात की। ऊर्जा संसाधन नहीं, वो तो अध्याय 5 बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद और आगे आए रेल के बारे में बात की। फिर पर्यटन के बारे में बातें की। पर्यटन में पूरी की पूरी मैंने आपको RTDC होटल करवाई, हेरिटेज होटलें करवाई, RTDC की स्थापना करवाई, मोहम्मद यूनुस खान समिति करवाई, पर्यटन सर्किट करवाए, हैंगिंग ब्रिज करवाए, उसके बाद ये बजट करवाया, उसके बाद DBT स्टैंड अप इंडिया। ये सारा का सारा जो मामला था वो मैंने आपको बताया। अब अगला चैप्टर नंबर कौन सा है?